हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आफत में किसान या फिर कानून से अनजान। इसी सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं, बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज में। और मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप यही बताइए कि क्या इस कानून को लेकर वाकई में भ्रम की स्थिति है? क्या फायदा किसानों को होगा आपके मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है कि इस कानून को लेकर के भ्रम की ही स्थिति है और इस कानून का किस तरह से लाभ होगा किसानों को, ये दो तीन बिंदुओं को रखते हुए मैं बताना चाहूँगा। ये 1960 के दशक के कानून में परिवर्तन किया गया है और जब 1960 में हमारा जो विपणन का मार्केटिंग से रिलेटेड जो नियम बना, वो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर बना जबकि हम फूड कमोडिटीज को इंपोर्ट किया करते थे। तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए जिससे कि किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हमारे पास फूड सरप्लस मात्रा में है और ये जितनी जो तीनों बिल ले आए गए हैं, तीनों अधिनियम बने हुए हैं, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि बाजार में क्रेताओं की संख्या बढ़ाई जाए। आज के डेट में जो भारत सरकार का आंकड़ा है कि एक बाजार के ऊपर 16,000 से ज्यादा किसान होते हैं, यानी 16,000 से अधिक किसान एक मार्केट में अपना उत्पाद लेकर के जाते हैं, पीएमसी मार्केट जिसकी बात करते हैं। अब उस मार्केट में जब जाते हैं तो वहां मात्र 25 से 30 लाइसेंस होल्डर होते हैं जो खरीदते हैं। यानी हमारे ये बात हमको समझना चाहिए कि खरीदार 25 हैं और बेचने वाले 16,000 हैं। स्वाभाविक रूप से जो खरीदने वाला है वो जो प्राइस चाहेगा वही तय करेगा और जो बेचने वाला है वो यानी किसान वो मूल्य तय नहीं कर सकता। यही कारण है कि किसान को औने पौने दाम पर अपना उत्पाद बेच करके आना पड़ता है जी। अब यह जो अधिनियम है ये कहता है कि नहीं, कोई भी किसान से सामान खरीद सकता है। यह स्वाभाविक सी चीज है कि जब बाजार में क्रेता बढ़ेंगे, खरीदने वाले बढ़ेंगे तो मूल्य बढ़ेगा, किसान को उसके उत्पाद का अधिक मूल्य मिलने की संभावना रहेगी। और जो मोनोपोली है, उन लाइसेंस होल्डर जो आढ़तियां हैं, उनकी जो एकाधिकार है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये पहले भी कवायद हुई है। 2003 में भी जो मॉडल एक्ट आया उसमें भी इस बात को किया गया था। अभी जो अधिनियम बना है उसमें और सुधार किया गया है। तो जब राकेश जी, दरअसल किसानों की जो एक बड़ी चिंता है एमएसपी को लेकर है। मैं चाहूंगा इस पर भी जरा जानकारी दीजिए कि ये कानून क्या कहता है इस संबंध में और इसका गणित आखिर क्या है एमएसपी का। अच्छा, ठीक। देखें, एमएसपी तो सरकार 24-25 कमोडिटीज का केवल अनाउंस करती है, जिसमें मात्र 2 कमोडिटी पे सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, धान और गेहूं पे, जिसको सरकार क्रय करती है। अब यह जो भ्रांति है कि नहीं एमएसपी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगा, हमें यह सोचना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब परिवारों को धान और चावल और गेहूं 3 रुपए और 2 रुपए प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराती है सरकार। तो जब पीडीएस के थ्रू सरकार कमिटेड है कि हम गरीब जनता को धान और गेहूं उपलब्ध कराएंगे, तो वह एमएसपी पर इसको खरीदती रहेगी, क्योंकि वो मार्केट, ओपन मार्केट से उसको नहीं खरीदेगी, वो सरकार किसानों से खरीदेगी। इसका मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान और गेहूं या जिन उत्पादों की खरीद हो रही है वो होती रहेगी। एपीएमसी मार्केट भी एग्जिस्ट करेगा जी, क्रय केंद्र खोले जाएंगे। यह एक अल्टरनेटिव मार्केट व्यवस्था दी जा रही है। हाँ, हमको यह लगता है कि यही भ्रम की स्थिति है जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के किसान भाई ज्यादा एजिटेशन में चले गए हैं, एजिटेटेड हैं, कि उनको ये भ्रम हो गया कि कहीं एमएसपी खत्म हो जाएगा तो हमारा धान और गेहूं का जो मिल मिलता है एमएसपी के थ्रू वो बंद हो जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि
सरकार अपने बफर स्टॉक में खरीदने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू एपीएल और बीपीएल को तो धान और चावल और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए हमेशा इसको खरीदती रहेगी। ठीक है। अब राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। तो यही तो किसानों की मांग है, किसान बार बार जो कह रहे हैं कि लिखित में हमें चाहिए, गारंटी चाहिए एमएसपी को लेकर, तो सरकार क्यों नहीं उसका जिक्र कर रही है फिर कानून में? नहीं, यहाँ हम जरूर सहमत हैं। हम पंजाब सरकार के अमेंडमेंट को भी देखे थे। पंजाब सरकार ने जो उसमें 3-4 अधिनियम जोड़ा था, सब हेड्स जोड़ा था, वो सराहनीय था कि सरकार का ये कहना है कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम गारंटी देते हैं इसकी, ये अच्छी बात है। और केंद्र सरकार को इस पर विचार कर सकती है और आश्वस्त कर सकती है, लिखित रूप में भी आश्वस्त करना चाहिए कि नहीं, हमारा एमएसपी खत्म नहीं होगा, एपीएमसी मार्केट भी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि मार्केट से जुड़ी हुई कि हम कितने प्रोडक्ट्स की गारंटी दे सकते हैं। क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं? क्या सरकार के पास इतना स्टोरेज है? क्या सरकार के पास खजाने में इतना पैसा है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि हम जितना सरप्लस है मार्केट में उसको खरीद करके स्टोर कर सकते हैं? इसीलिए इसको ओपन करने के लिए, प्राइवेट पार्टी को इनवाइट करने के लिए ये जरूरी होता है। और ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि जब हम फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किसानों से डायरेक्ट माल खरीदने की भी अनुमति हमें देनी चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट देखिए, इस कोविड एरा में, पेंडेमिक एरा में हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ा है। यानी दुनिया में हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किए हैं, पैसा कमाए हैं। तो वो एक्सपोर्टर भी चाह रहा है कि नहीं, हम डायरेक्ट किसान से खरीदें। जब डायरेक्ट किसान से खरीदेगा तो हमारे किसान को अधिक मूल्य भी मिलेगा। तो नहीं, लेकिन किसानों की इस बात से बात आप कह रहे हैं ना, किसान को ये भय है। हाँ जी। एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राकेश जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, बड़ी संख्या में आ जाएंगे, तो किसानों के मन में ये संशय है, वो ये सोच रहे हैं कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट हावी हो जाएगा, एक तरीके से उनकी मोनोपोली हो जाएगी। इस पर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे किसानों को जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं? देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के दे रहे हैं कि एविएशन सेक्टर को जब ओपन किया गया, पहले एयर इंडिया की मोनोपोली थी, एविएशन सेक्टर को ओपन किया गया, इंडिगो आ गया, स्पाइस जेट आ गया, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, तो कस्टमर को तो लाभ मिल रहा है कि प्राइसेस कम हो गए। हाँ, ये है कि एयर इंडिया जब इनएफिशिएंट हो गई तो वो मार्केट से बाहर जा सकती है, लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, तो मोनोपोली वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। 1-2 रहेंगे तो मोनोपोली कर लेंगे। लेकिन सरकार के पास जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका एक यही काम ही है कि मार्केट में हमेशा ऑब्जर्व करना कि कोई इलीगल प्रैक्टिसेस के थ्रू मोनोपोली तो क्रिएट नहीं कर रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है राकेश जी? सरकार को यह भी आश्वस्त करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन राकेश जी, आपको क्या लगता है फिर कि जो मंडियों वाली व्यवस्था है, आने वाले दिनों में भी व्यवस्था जारी रहेगी इस नए कानून के बाद भी? जी, मंडी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि सरकार भी एक बहुत बड़ी परचेजर है। आज गेहूं और धान का जो परचेज होता है, वो सबसे बड़ी परचेजर गवर्नमेंट ही है, जो कि 33 मिलियन टन 34 मिलियन टन धान ही खरीद लेती है अकेले। तो वो तो मंडियों के थ्रू ही खरीदेगी, अपने क्रय केंद्रों के थ्रू ही खरीदेगी, तो वो एग्जिस्ट करेगा, वो पैरेलल चलता रहेगा प्राइवेट मंडियों के साथ साथ। जी, अच्छा, अगर आप छोटे में समझाना चाहें किसानों को, चूंकि आपने भी जब हम बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तो ये कहा था कि बहुत सारे भ्रम हैं किसानों के मन में, जरा मुझे ये बता पाएंगे आप या जो भी लोग इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, 5 बड़े फायदे क्या किसानों को होने जा रहे हैं इस नए कानून के बाद? देखिए, किसानों की असली समस्या ये है कि उसको उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। हम केवल धान गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं, हम फल, सब्जी या और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो पल्सेज हों, ऑयल सीड्स हों या दूसरे सीरियल्स हों। और ये ऐसा इसलिए है कि जब खरीदार कम है, खरीदार गिने चुने हैं जो एपीएमसी मार्केट में या होलसेलर जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, तो ये मार्केट के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही ये डिफरेंट स्टडीज ने भी किया। तो इस कानून के तहत
मार्केट में खरीदार बढ़ने जा रहे हैं, खरीदार के बढ़ने की संभावना है। जब खरीदार बढ़ेंगे किसी भी उत्पाद के तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। दूसरी चीज जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं कि स्टोरेज न होने की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बढ़ते हैं, तो जब प्राइवेट सेक्टर इन करेगा तो वो अपना जो स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करेगा, उसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी कम होंगे। और धान गेहूं की बात छोड़ दिया जाए तो इसका सीधा लाभ जो सब्जी उत्पादक हैं, फल उत्पादक हैं, उनको सीधे मिलने जा रहा है, जो सीधे मार्केट से जुड़ जाएंगे जी। अभी बनारस से भी हम लोगों ने गाजीपुर और बनारस के किसानों का ग्रीन हरा मिर्च और मटर सीधे एक्सपोर्टर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया है दुबई के मार्केट में। और उनको जिस प्रोडक्ट की कीमत उनको 30 रुपए मिलती थी वो 70 रुपए मिली है। मतलब राकेश जी आप ये कह रहे हैं इस तरह से इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। जी मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वजह से आने वाले दिनों में इस कानून की वजह से किसानों को बहुत फायदा होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, किसानों के मन में ये भी चिंता है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ से बहुत कुछ छिन जाए, इस पर भी भ्रम की स्थिति है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भ्रम तो 2003 का जो मॉडल एक्ट आया था उसमें भी था, उसको और इस बार रिफाइन कर दिया गया वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के कि एसडीएम स्तर पे हो जाएगा। लेकिन हम इसकी परिभाषा इसके नाम पे ना जाके हमें ये समझना होगा, जैसे अमूल लीजिए, अमूल दूध जो बिक रहा है और जितने छोटे छोटे किसान 1 लीटर दूध भी जो दे रहा है वो दैट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है कि हम अमूल को 1 लीटर दूध देते हैं और उसका प्री डिफाइंड पहले से निश्चित है कि ये मूल्य मिलेगा, उसको मिल रहा है। ठीक वही व्यवस्था ये भी है कि चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खरीदे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खरीदे, एक्सपोर्टर खरीदे, ये आपको पहले बता दे रहा है कि हाँ हम आपको ये पैसा ये प्राइस देंगे। आपको यदि कंफर्टेबल है, आपको उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, दूसरे को बेचिए। आपको वो प्राइस अच्छी लग रही है तो आप उसको बेचिए। तो ये तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, गांव में भी पहले से ही चल रहा था, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू चल रहा था या इनफॉर्मल वे में चल रहा था। लेकिन इसमें किसानों के जमीन पे कोई नुकसान या उसका ओनरशिप खत्म हो जाएगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये उसके विभिन्न धाराओं में क्लियर किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भ्रम की स्थिति है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमीन पूंजीपतियों को चली जाएगी, जो एक बात फैलाई जा रही है ये गलत है और ये एक तरीके से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये कह रहे हैं राकेश जी आप? जी कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये भी होगा कि हाँ ठीक है, हम आप ये बीज चाहते हैं तो हम आप ये बीज देंगे, आपको इस रेट पर खरीद लेंगे। ठीक है। अब एक सवाल जो एमएसपी को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, अगर किसान ये कह रहा है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, तो सरकार आपको लगता है कि इस दिशा में सोच सकती है? जैसा पहले भी कह रहे थे कि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से किया, कानून को अमल में लाने का काम किया, ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है? कर सकती है और मेरी तो गुजारिश होगी कि सरकार को यह भ्रम दूर करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि जो तीनों अधिनियम थे, उस अधिनियम में जो पंजाब सरकार ने 3 क्लास डाले हैं जिसमें गारंटी दिया है गवर्नमेंट ने कि नहीं, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे यदि कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदता है तो उसमें दंड का प्राविधान दिया है, तो इससे सुरक्षा की भावना किसानों में बढ़ जाती है। तो सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए इस तरह के आश्वासन, इस तरह के अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, करना चाहिए सरकार को, जिससे कि ये भ्रम की स्थिति भी खत्म हो जाए, दूसरा सुरक्षा की भावना बढ़ जाए। जी देखिए, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब यही है कि सीबीएम की कमी है, जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो नहीं है। और आपको लग रहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि सरकार एमएसपी को लेकर लिखित में कोई आश्वासन दे। अब सवाल ये भी, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर राकेश जी क्या बताएंगे कि ये गतिरोध आखिर कैसे दूर कर सकती है सरकार? क्या करे सरकार? जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना चाहिए, तो हमेशा ये
कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है आपस में बैठ के बातचीत करके ही किया जा सकता है। तो एक तो उस जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करना होगा एक टेबल पर बैठ करके, और आश्वस्त करना होगा। उस आश्वस्त होने की दिशा में यदि किसान चाहते हैं कि नहीं ये चीज हमें लिखित मिले, वो भी करना होगा। दूसरी चीज ये है जो मुझे लगता है कि या तो पायलट बेसिस पे कुछ जिलों में इसको लागू करके और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस जब हम करते हैं तो उसको पायलट बेसिस पे कुछ जिलों में, कुछ प्रदेशों में इसको लागू करके और उसकी अच्छी चीजों को हम प्रोपोगेट करते हैं, समझाते हैं कि देखिए इससे फायदा हुआ है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक वो भी तरीका है जिसकी वजह से कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है और भ्रम की स्थिति को भी दूर किया जा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप राकेश जी कह रहे हैं कि अगर कुछ जिलों में सरकार फिलहाल इस कानून के प्रावधान को लागू करे और वहां का मॉडल जो है पूरे देश में रखे, उसके आधार पर आगे फैसला ले, तो किसानों के मन में भी जो संशय है वो स्थिति दूर हो पाएगी। अब मैं आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहूंगा, आपने तमाम फायदे तो बताए, लेकिन किसानों की जो चिंता है इस कानून को लेकर, प्रावधानों को लेकर, आपको क्या लगता है उसमें कौन से ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से चिंता की स्थिति पैदा हो जा रही है? जो किसानों की चिंता है, और स्पेशली जो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के किसानों संगठनों से भी जो बात हुई हमारी जी, तो उनकी चिंता जो है वो इसी एमएसपी को लेकर के है, और इसलिए कि उनके धान और गेहूं का जो सरप्लस है वो सरकार खरीद लेती है और इससे वो आश्वस्त रहते हैं। देखिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, सरकार कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं देती है, लेकिन वो आश्वस्त रहते हैं कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमारा गेहूं बिक जाएगा, और सरकार क्रय करती है। लेकिन अब जो संशय हुआ है वो ये हुआ है कि किसान ये सोच रहे हैं कि जिस दिन प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा और हमारा गेहूं खरीदने लगेगा तो धीरे धीरे सरकार उससे विड्रा कर लेगी अपने को, कि अब हम नहीं खरीदेंगे, अब प्राइवेट प्लेयर, और जब सरकार विड्रा कर लेगी तो प्राइवेट प्लेयर फिर हो सकता है कि एमएसपी से नीचे पे हमें सामान हमसे खरीदने लगे। तो ये इसीलिए वो गारंटी चाहते हैं, इस तरह का की गारंटी चाहते हैं। तो मेरे समझ आपको ये लगता है राकेश जी इसका यही उपाय है कि नहीं कहीं ना कहीं इस तरह। हाँ, मैं आखिर में वही चाहूंगा कि आप जरा इस पर बताइए, बिल्कुल छोटे में समय नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में एमएसपी वाले मसले पर किसानों को आश्वासन दे, लिखित में अगर वो चाहते हैं या जैसे भी, तो उन्हें किसानों को आश्वस्त करे सरकार? करना चाहिए। और हमारे सरकार इसमें एक ऐसी क्रॉप है जैसे शुगर केन, जो शुगर केन की एमएसपी जो सरकार फिक्स करती है, जिसको एफआरपी बोलते हैं, फेयर रेम्युनरेटरी प्राइस, उसी के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट एसएपी देती है। तो उसमें क्या है कि शुगर मिल की बाध्यता होती है कि किसानों को उससे नीचे प्राइस नहीं दे सकती शुगर केन के केस में जी। बाकी किसी भी फसल में ऐसा नहीं है। तो सरकार यदि कुछ दिनों के लिए इस भ्रम को दूर करने के लिए इस प्राविधान को ले आ दे जी जी, और कहीं न कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उससे भी ये उनके थ्रू भी आश्वस्त करे कि नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे आप नहीं खरीद सकते, तो ये जो गतिरोध है वो दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता के शिखर पर जो बैठे लोग हैं, अगर ये राय उन तक पहुंच पा रही है तो इस दिशा में सरकार भी सोचे, और बहुत जरूरी ये भी है कि किसान भी गुमराह ना हो, क्योंकि जो एक भ्रम की स्थिति बन रही है, कई प्रावधानों को लेकर जो अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं, उससे किसानों को भी बचने की जरूरत है।